हम अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अपना सांस्कृतिक एजेंडा भी, आप जैसी संस्कृत चाहते हैं सत्ता में आइए, किताबों में सिलेबस निर्धारित कर दीजिए, जैसा चाहते हैं रिसर्च में भाई आप आइए ना, ज्योतिबा फुले शोध संस्थान, सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान, अशोक शोध संस्थान, चंद्रगुप्त शोध संस्थान, पाली शोध संस्थान, नारायण गुरु शोध संस्थान, जितने महापुरुष हैं सबके नाम पर शोध संस्थान बनाइए। और यूनिवर्सिटी में जैसे ये लोग शोध करा रहे हैं अपने महापुरुषों पर, आपके महापुरुषों पर भी शोध संस्थान हो, उस पर भी पीएचडी हो। आज हमारे लोग जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी सब जगह का अनुभव होगा, अगर ये ऐसा टॉपिक चूज करना चाहते हैं जो 90% की समस्याओं से संबंधित है, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उनके महापुरुषों से संबंधित है, तो वो टॉपिक अलॉट होने में भी इनको बहुत दिक्कतें होती है, नाकों चले चलाना पड़ता है, सुना करके चले जाते हैं। और जब आप अपनी सुना करके ही जाओगे, दूसरों की सुनोगे नहीं, संवाद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तर्क नहीं करोगे, कुतर्क नहीं करोगे, वितर्क नहीं करोगे, तो कैसे फिर समाज को एक दिशा मिलेगी। तो ये दिशा देने के लिए बहुत छोटी गैदरिंग है, लेकिन इस गैदरिंग में अगर 5 लोग भी बाबू जगदेव प्रसाद के विजन और मिशन को समझ लिए, तो समझ लिए कि विवेक जी का पूरा कार्यक्रम सफल हो गया। सिर्फ अगर 5 लोग भी समझ लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अब चूंकि मैं मुख्य अतिथि भी हूँ और तमाम बातें हुई हैं, तो मैं उसका स्पष्टीकरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि उससे दिशा मिले। अभी लोग कह रहे थे कि भाई बिना धर्म सत्ता के राज्य सत्ता नहीं होगी। हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आप धर्म सत्ता कब तक स्थापित करोगे कि इसके बाद राज्य सत्ता की लड़ाई शुरू किया जाए। इसके पहले आप क्या किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लोगे, किसी सरकार को कोसोगे नहीं। एमपी एमएलए बनने की जो चाहत है, आप किसी एमपी को, किसी एमएलए को माला फूल आज के बाद नहीं चढ़ाओगे। चाहे राजकुमार सैनी हो, चाहे नीरज मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आप उनके पास नहीं जाएंगे। सब लोग मिलकर कहो कि भाई पहले धर्म सत्ता स्थापित हो जाए, तब राज सत्ता की हम बात करेंगे। तो मित्रों, हम लोग विमर्श को फटकाते बहुत हैं। अभी युवा ने, हमारे लोग बात कर रहे थे कि दूसरे दलों में सब चाटकारी कर रहे हैं। भाई आपका स्वस्थ दल नहीं होगा, स्वस्थ राजनीतिक विकल्प नहीं होगा, तो हम आज युवाओं से भी पूछना चाहते हैं और हेमंत जी से पूछना चाहते हैं, कल आपको राजनीति करनी होगी तो आप कहाँ राजनीति करेंगे? आप कहीं न कहीं तो चाटकारिता करेंगे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की चाटकारिता करो, चाहे बाबू सिंह की करो, चाहे ऐसे बीजेपी की करो, चाहे सपा की करो, चाहे बसपा की करो, चाहे किसी की करो, पर कहीं न कहीं तो आपको चाटकारिता करनी पड़ेगी। तो मित्रों, हम लोग ऐसी राजनीति ही क्यों विकसित कर रहे हैं कि हमको चाटकारिता करनी पड़ेगी? बाबू जगदेव प्रसाद का यही मिशन था। हम लोग 90% की बहुत बात करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के सांस्कृतिक सोच की बहुत बात होती है, उनके सामाजिक सोच की भी बहुत बात होती है, उनके आर्थिक सोच की बहुत बात होती है। उन्होंने जो सामंतवाद, मनवाद, समाजवाद, पूंजीवाद से जो लड़ाई लड़ने के लिए जो मार्ग दिया, उस पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं। एक तो होता है विचारधारा। किसी चीज को चलाने के लिए 2 चीजें जरूरी है, दोनों तराजू के पल्ले बराबर होना चाहिए। एक तो विचारधारा है और दूसरा है संगठन। आपकी विचारधारा महान हो सकती है, आप पूरा इतिहास भूगोल पढ़े हुए हैं, आप बुद्ध को पढ़े हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, आप अशोक को पढ़े हुए हैं, बड़े विद्वान हैं, आप चंद्रगुप्त के अखंड भारत के निर्माण की प्रक्रिया भी समझ लिए हैं, आप ज्योतिबा फुले को भी समझ लिए हैं, सावित्रीबाई फुले को भी समझ लिए हैं,
बाबू जगदेव प्रसाद को भी समझ लिए हैं, लेकिन क्या समझने मात्र से कोई राजनीतिक दिशा तय हो पाएगी? संगठन भी चाहिए। तो बाबू जगदेव प्रसाद वही बात कहते थे जो गुरुजी अभी करुणा रोशन जी ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे कि 90% का कल्याण हो, लेकिन उस कल्याण का जो टूल होगा, जो व्हीकल होगा, जो लक्ष्य तक ले जाएगा, वो संगठन ले जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन है। आप किसी सामाजिक संगठन से, किसी धार्मिक संगठन से, किसी और तमाम संगठनों से आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये संगठन जरूरी है। इन संगठनों को डिनाई नहीं किया जा सकता। लाखों संगठन काम कर रहे हैं, बुद्ध के नाम पर, अशोक के नाम पर, ज्योतिबा फुले के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, पेरियार के नाम पर, संत गाडगे के नाम पर, तमाम नारायण गुरु के नाम पर बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। वो संगठन चलने भी चाहिए। कुशवाहा महासभा भी चलनी चाहिए, सैनी महासभा भी चलनी चाहिए, शाक्य महासभा भी चलनी चाहिए। फूले माली जो भी महासभाएं हैं, कुर्मी महासभा, यादव महासभा, सब चलाते रहिए। लेकिन जो बाबू जगदेव प्रसाद ने बात कही कि अगर 90% का कल्याण करना है तो 90% का राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। और अगर आप 90% का राजनीतिक दल नहीं बनाओगे तो आप ऐसे विचार विमर्श करते रहो, संस्थाएं विकसित करते रहो, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहो, कोई भी गंतव्य तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और हम लोग व्यक्तिगत प्रेरणा बहुत देते हैं। भाई एक सैनी संस्थान, सैनी लोग पश्चिम के मालदार हैं। अभी भाई महावीर सैनी जी से बात मैं कर रहा था, भाई आप लोगों ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी, इसमें करोड़ों रुपए लगा दिया। ये पूरे शायद भारत के और जगहों पर यह संभव नहीं था। आपने दिल्ली में एक असंभव काम करके दिखा दिया। लेकिन ये एक संस्था खड़ी हो पाई। इस तरह से देश में सैकड़ों संस्थाओं की जरूरत है, हर प्रदेश में जरूरत है, हर जिले में जरूरत है। लेकिन क्या हम बिना सत्ता के माध्यम से सारी चीज कर पाएंगे? हम अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अपना सांस्कृतिक एजेंडा भी, आप जैसी संस्कृत चाहते हैं सत्ता में आइए, किताबों में सिलेबस निर्धारित कर दीजिए। जैसा चाहते हैं रिसर्च में भाई आप आइए ना, ज्योतिबा फुले शोध संस्थान, सावित्रीबाई फुले शोध संस्थान, अशोक शोध संस्थान, चंद्रगुप्त शोध संस्थान, पाली शोध संस्थान, नारायण गुरु शोध संस्थान, जितने महापुरुष हैं सबके नाम पर शोध संस्थान बनाइए। और यूनिवर्सिटी में जैसे ये लोग शोध करा रहे हैं अपने महापुरुषों पर, आपके महापुरुषों पर भी शोध संस्थान हो, उस पर भी PhD हो। आज हमारे लोग बच्चे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी सब जगह का अनुभव होगा, अगर ये ऐसा टॉपिक चूज करना चाहते हैं जो 90% की समस्याओं से संबंधित है, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, उनके महापुरुषों से संबंधित है, तो वो टॉपिक इलाट होने में भी इनको बहुत दिक्कतें होती है, नाकों चले चलाना पड़ता है। और अगर कोई बैकवर्ड दलित का प्रोफेसर मिल गया तो PhD करा भी देता है। अगर कहीं कोई दूसरा मिल गया तो PhD भी इनका नहीं होने देगा, 6-7 साल इनको परेशान करता रहेगा। तो सत्ता बड़ी चीज है, सत्ता बड़ी चीज है। उसके साथ साथ आप सांस्कृतिक संगठन चलाइए, सामाजिक संगठन चलाइए। अभी RSS की बात हो रही थी। RSS में त्यागी लोग हैं। RSS ने तैयार किया कि आपके पास बीवी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, धन नहीं होगा, मकान नहीं होगा। और अगर RSS के इतिहास को पढ़े तो कम से कम सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं, सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों, जिनका इकलौता बच्चा था, इकलौता बेटा था और संघ में चला गया, आज उसका वंश भी नहीं है, तब जाकर के RSS खड़ा हुआ है। यहाँ तो मेरे पास बीवी भी है, बच्चे भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, पेंशन भी है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, लेकिन हम समाज के लिए समय नहीं दे सकते। समय नहीं है किसी के पास, और धन देना तो बड़ी दूर की कौड़ी है, बहुत कम लोग देते हैं। हम लोग यूपी में काम किए हैं,
और कथनी करने की बात नहीं है। हम भी जब आए थे उत्तर प्रदेश में तो दूसरे अधिकारी थे डिप्टी कलेक्टर के रूप में, एक पहले राम मौर्य जी थे, मैं दूसरा था। और हम लोगों के आगे पीछे न मंत्री थे न आगे पीछे कोई IAS अफसर था सपोर्ट करने वाला। लेकिन जिन जिन जिलों में रहे हमने दलित पिछड़े समाज के लिए और विशेष रूप से अपने समाज के लिए जितना निडरता से और जितना इनके साथ एक आत्मीयता और एक संवेदना के साथ मैं इनका काम कर सकता हूँ किया है, सारे जिलों में आप पता कर लीजिएगा। और मैं कथनी करने की बात मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी भी आत्मश्लाघा की पहली बार शायद मंच से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बात करते रहते हैं। हमने 93 में जबकि बसपा का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, शासन सत्ता में भी ये नहीं थे, 93 की भी बात नहीं है। मैं SDM कन्नौज था 90 में जब मैं SDM कन्नौज था, मैं बहुत एक जिम्मेदार पद पर था। SDM का उत्तर प्रदेश जहाँ की 25 करोड़ की आबादी है, बड़ा सूबा है और हर साल मुश्किल से 20-25 अधिकारी चुने जाते हैं, लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं। मैं 90 में बाकायदे बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया, 90 में। और 90 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आज तक मेरे घर में किसी गैर बौद्ध परंपरा के रीति रिवाज नहीं फॉलो किए गए। और आज तक मैं किसी गैर बौद्ध, कहीं ड्यूटी लगी हो, मैं ADM रहा हूँ, मैं प्रशासनिक पदों पर रहा, ADM सिटी मुरादाबाद रहा, तमाम जगहों पर ADM वगैरह रहा, SDM भी रहा, बहुत से जिलों में सिटी मजिस्ट्रेट रहा। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर पे जाना पड़ता है। उसमें मेरी मजबूरी थी कि हम मंदिर या कहीं भले चले गए हों, लेकिन आज तक मैंने श्रद्धा में किसी मंदिर में विजिट नहीं किया, किसी में मंदिर में नहीं विजिट किया। और आज हमारे घर में अर्जित हो गए हैं। मैं भगवान बुद्ध का इतना खूबसूरत मंदिर बना रखा है हमारे घर में, और हम लोग किसी की आलोचना नहीं करते, आलोचना करनी भी नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध का मार्ग विमल मार्ग है, स्वच्छ मार्ग है, आचरण का मार्ग है, सदाचार का मार्ग है, शील का मार्ग है। आप उस कीचड़ से अगर निकल आइए तो उस कीचड़ की क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमारे लोग ज्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी परोस रही है, उसी को हम बड़ी चेतना जगाने वाली बात मान ले रहे हैं। जितना हम उनकी चर्चा करते हैं, उनके ग्रंथों की, उनके देवी देवताओं की, उनके पोथी पत्रा की, उतना शायद हम ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में नहीं जानते। इतिहास से आपको सीखना पड़ता है, इतिहास जानना भी जरूरी है। इतिहास में जो गलतियां हुई उससे सीख करके आगे बढ़ने की जरूरत भी होती है। लेकिन आप कब तक ये बातें रटते रहेंगे कि पहले इतिहास जान लो, इतिहास जान लो। अभी सुरेंद्र भाई जी थे और शायद देवेंद्र जी भी थे, हम लोग गए, माननीय राजेंद्र पाल सिंह गौतम है, उनसे दिल्ली में मंत्री थे, तो ड्राइंग रूम में हम लोग सब बैठ गए, देवेंद्र जी थे उसमें, तो वो उपदेश शुरू कर दिए। अरे पहले धर्म सत्ता आनी चाहिए, पहले समाज परिवर्तन होना चाहिए, समाज में चेतना नहीं है। हमने कहा माननीय मंत्री जी आप मंत्री पद छोड़ दो, सामने की बात है, आप मंत्री पद छोड़ दो, आप सपा को बाइंड अप करो, बसपा को बाइंड अप करो, चिराग पासवान को कहो पार्टी खत्म करे, RJD खत्म करे, सपा को खत्म करे, DMK खत्म करे, DMK खत्म करे, जितने दलित पिछड़ों की पार्टी है सब कर दो खत्म। और हम लोग जागरूकता फैलाने में, समाज को जगाने में, धर्म सत्ता लाने में, सांस्कृतिक समझ पैदा करने में, इतिहास को समझाने में लगते हैं। और जब लग जाता है कि अब खिचड़ी पक गई, तब सब मिल करके बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों का एक लोकतांत्रिक राजनीति खड़ा करते हैं। हम लोग बातें घुमाने की बहुत करते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद ने सीधी सी बात कही कि अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको सत्ता पर आना
करने का और सत्ता पर आने का और कोई रास्ता नहीं है। सत्ता पर आने का एक ही रास्ता है कि आपका राजनीतिक दल होना चाहिए और उस राजनीतिक दल से आप सत्ता पे आइए। उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको पता है 8 लाख करोड़ का बजट है। कितने का बजट है? 8 लाख करोड़ का बजट। हमने 2 इंटर कॉलेज बनाए, हम लोगों ने बड़ा परिश्रम करके 2 हॉस्टल भी बनवाए। एक सोसाइटी से है, एक इलाहाबाद में है 2200 वर्ग मीटर में और एक मुरादाबाद में 1800 वर्ग मीटर में सैनिक संस्थान के नाम से वो भी है और वहाँ का प्रियदर्शी अशोक मिशन छात्रावास। लेकिन ये व्यक्तिगत प्रयास ये कुछ भी नहीं है। जैसे एक समुद्र में तालाब में कंकड़, उससे कुछ नहीं होगा। 8 लाख करोड़ का हर साल का बजट है। 5 साल में कितना उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया? 40 लाख करोड़। कितना खर्च किया? 40 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश का मुझे आंकड़ा पता है कि 1.5 लाख प्राइमरी और जूनियर स्कूल है। आप 40 लाख में 1.5 लाख करोड़ खर्च कर दीजिए तो 1-1 करोड़ लगा करके आप विश्व स्तर का क्या प्राइमरी जूनियर नहीं बना सकते? आप 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, आप 2-2 हजार करोड़ लगा दीजिए तो 1.5 लाख करोड़ में आपके विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनकर तैयार हो। एम्स जैसा जहां की सिर्फ 2000 करोड़ खर्च करना है और दोनों का बजट कितना हो गया भाई? 1.5 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। और 5 साल में हम आपको अगर मुख्यमंत्री बन जाए सुरेंद्र कुशवाहा जी तो कितना खर्च करेंगे? 40 लाख करोड़। तो सत्ता बड़ी चीज है। आज ये आए हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं, आपको आगे बोलने भी नहीं दिया जाएगा। यही स्थिति रही तो आपको अभी जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके एक मजबूत राजनीतिक दल हम लोगों के बीच से बन जाए। और मैं यही बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे। वो चाहते थे 90% सत्ता में आए, इसका आध्यात्मिक, इसका सांस्कृतिक, इसका सामाजिक, इसका आर्थिक, इसका शैक्षणिक हर प्रकार का विकास हो। लेकिन विकास होगा सिर्फ और सिर्फ सत्ता के माध्यम से और कोई रास्ता नहीं है। ये इतिहास में भी पता है आपको भी। आप अशोक का उदाहरण देते हैं कि 84,000 स्तूप बना दिया। अगर राजा ना होते तो कैसे बना देते? अरे भाई ठीक है तो आप भी राजा हो जाइए ना। तो अब ये तो है नहीं कि चंद्रगुप्त की बात या 1 लाख सैनिकों का आप भाला तलवार तो और AK-47 की सेना बनाएंगे और देश कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र है, आपको इतिहास का भी वर्तमान में अध्ययन करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आप इसमें राजा बन सकते हैं लोकतांत्रिक ढंग से। और लोकतांत्रिक ढंग का अर्थ हुआ कि आप एक राजनीतिक दल से ही राजा बन सकते हैं और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद का जो दूसरा पक्ष है, एक तो विचारधारा का पक्ष हुआ, उस पर बहुत बात होती है। दूसरा जो संगठन का पक्ष है उस पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे इस देश में 90% की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाए। और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनेगी कब? क्या एक व्यक्ति को महान मान लिया? अभी लोग कह रहे थे हमें मजबूत नेतृत्व चाहिए, हमें चंद्रगुप्त जैसा नेतृत्व चाहिए, हमें अशोक जैसा नेतृत्व चाहिए। अरे भाई लोकतंत्र में क्यों चंद्रगुप्त अशोक को आप ढूंढ रहे हैं? लोकतंत्र में संगठन को मजबूत करिए। और RSS ने यही पकड़ा। गुरु जी विश्लेषण करेंगे, बहुत संवेदनशील है, बड़ा अध्ययनशील है और बड़ा ऑब्जर्वेशन इनका पास्ट है। आप देखिए कि बीजेपी और RSS ने संगठन को विकसित किया। उनके यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है व्यक्ति का। आज उनको ताश के पत्ते की बात किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ कर दिया गया। लोग कहते हैं कि भाई उनका तो चिंपावन ब्राह्मण ही हरदम आजीवन RSS का वो होता है सरसंघचालक।
अरे तो आप कहाँ मोहन भागवत और कहाँ आप, कोई तुलना है? वो तो त्यागियों के लोग हैं, ये अलग बात है, वो त्याग कर रहे हैं इस देश में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण संस्कृति की स्थापना के लिए। तो क्या आप भी उतना त्याग श्रवण संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति, अशोक की संस्कृति की स्थापना के लिए क्या उतना त्याग करने को तैयार है? त्याग नहीं है, त्याग नहीं है। आज जो बाबू जगदेव प्रसाद चाह रहे थे कि 90% का राजनीतिक दल बने, तो बनेगा कैसे? उन्होंने जब दल बनाया सोशलिस्ट समाज का, तो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया बीपी मंडल को। किसको बना दिया? बीपी मंडल को, यादव समाज के थे। दूसरी बार बाबूराम स्वरूप वर्मा से बात हुई, उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज के थे। तो इनका समाज दल चल रहा था, उनका शोषित दल चल रहा था, दोनों मिलाकर हो गया शोषित समाज दल। ये 72 में बन गया और उन्होंने खुद कूद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि उन्होंने राम स्वरूप वर्मा को बना दिया। और जब बनारस में शोषित समाज दल का अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार के दो बड़े दलों का विलय हो रहा है और ये शोषित समाज दल की नींव पड़ रही है। ये नींव वास्तविक अर्थों में पूरे देश के एक राष्ट्रीय स्तर के 90% के लोगों की शोषितों की पार्टी बनाने का ये आधार शिला रखी जा रही है बनारस में। ये उनके शब्द थे, उसको लोग नहीं समझते, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, विचार आपके कितने भी अच्छे हो, आप सैनिक महासभा का गठन कर लीजिए, कुशवाहा महासभा, तमाम महासभाएं क्यों बदल क्यों 10 महासभाएं बनती चली जा रही है? अरे भाई, एक आदमी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो दूसरा नाराज होगा, और नाराज होकर के वो एक और संगठन आपने बनाया अखिल भारतीय सैनिक महासभा, तो उन्होंने बना लिया अखिल भारतीय सैनिक कल्याण परिषद। एक ने बना दिया अखिल भारतीय सैनिक प्रगतिशील महासभा, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। ऐसे तमाम महासभाएं साक्ष्य और सैनिक विश्वास में बनती चली जा रही है। और सामाजिक संगठन भी अगर पब्लिक, देखिए राजनीति पब्लिक डोमेन की चीज है। ये बाबू जगदेव प्रसाद ने समझ लिया था कि राजनीति कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती, कोई अपने दुकान नहीं है। जैसे कुछ लोग यहाँ कहते हैं, हमने भाषणों में सुना है कि अरे भाई रामलाल दुकान खोले, रामलाल पूंजी लगाए, रामलाल माल लाए हैं। तो रामलाल आप लोगों को सब सर्वेंट रखे हुए हैं, तो आप अपना सर्वेंट का काम करिए, बाकी रामलाल डिसाइड करेंगे। और रामलाल मर जाएंगे तो उनका लड़का बिहारी लाल ही तो होगा, भाई दुकान कमाएंगे। तो राजनीति भाई कोई दुकानदारी थोड़ी है, राजनीति कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राजनीति पब्लिक डोमेन की चीज है। और ये बात बाबू जगदेव प्रसाद की हम लोग नहीं समझ पाए, और जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी अच्छी बात है। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई, अभी जिक्र भी किए, हम जिक्र नहीं करना चाहते थे, हम लोगों ने सम्यक पार्टी बनाई। शायद बाबू जगदेव प्रसाद के बाद ये पहली देश में पार्टी है जिसमें हमने प्रावधान कर दिया कि बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 3 साल से अधिक वही व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति, उसके जात का व्यक्ति दोबारा उस पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ये देश की पहली पार्टी है। और हम लोगों की बैठकें भी हुई, लखनऊ में हुई बैठकें, कानपुर में बैठक हुई, बनारस में बैठक हुई। जितने समाज के दल थे, हमने प्रस्ताव रखा कि भाई जितने दल बने हुए हैं लॉटरी निकाल लो, और हम सब उसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। हमारी एक ही तो जिद है कि आप ये नियम बना लो कि बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। कहे भाई सारे दल तो लोकतांत्रिक है, हमने कहा क्यों बकवास करते हो? अगर ये नियम है कि 5 साल में चुनाव होगा तो इससे लोकतंत्र थोड़ी होगा। 5 साल में चुन लिए गए रामलाल चुन लिए, फिर 5 साल बाद चुन लिए रामलाल चुन लिए, फिर 5 साल बाद चुन लिए रामलाल जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, रामलाल जैसा हो। फिर रामलाल के हो गए तो रामलाल का लड़का बिहारी लाल हो गया, वो भी चुन दिया गया। तो ये क्या लोकतंत्र है? हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा चिल्ला रहा है। हमारे सामने ये हेमंत जी है,
ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत प्रतिभाशाली है। मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLM किया इन्होंने, बहुत प्रतिभाशाली। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, संविधान आप बचा रहे हैं, संविधान में लिखा क्या? अगर संविधान के 3 चैप्टर को छोड़ दिया जाए, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जो लागू नहीं होता, हम लोग उसी की बात बहुत करते हैं कि ये लिखा है, ये लिखा है। लिख तो दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि बेटा ये लिख दिया गया, इसको देखो, प्रमुदित हो, प्रसन्न हो, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी शीशे में बंद है, हाँ, देखते रहिए। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर इन 3 को छोड़ दिया जाए तो पूरे संविधान में क्या लिखा है? विधानसभा कैसे बनेगी, लोकसभा कैसे बनेगी, राज्यसभा कैसे बनेगी, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, शासन कैसे चलेगा, कैबिनेट मंत्री कैसे चलाएंगे, देश का संविधान मतलब वित्त बजट कैसे पारित होगा, पार्लियामेंट में, यही तो लिखा है। क्यों? जब संविधान में ये लिखा है तो 95 तो संविधान की ये बात है कि देश को कैसे चलाया जाए, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो जब आप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में बैठे ही नहीं हो तो क्या संविधान बचाओ? जब आप बैठे ही नहीं हो तो संविधान क्या बचाओगे? सिर्फ सड़क पर नारा देकर, जो यहाँ जेडी वाले, जो सपा वाले, जो बसपा वाले, जो ये कांग्रेस वाले नारा लगा रहे हैं, उसी नारे के बात में हम भी मिला रहे, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इन लोगों से पूछिए कि आरजेडी में लोकतंत्र है क्या, सपा में लोकतंत्र है क्या, बसपा में लोकतंत्र है क्या? 84 में पार्टी बनाई बहुजन के नाम पर मान्यवर काशी राम जी ने, और 84 से लेकर 18 साल तक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उसके बाद उनकी शिष्या बहन मायावती जी। एक जात की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? तो अगर आप एक जात की पार्टी बनाएंगे तो बहुजन के नाम पर अगर कहा जाए कि आप लोगों ने पूरे बहुजन समाज को धोखा दिया, तो इसकी क्या बुरी बात है? तो ये लोग संविधान बचा रहे हैं। 47 के पहले 1885 में कांग्रेस बना। मैं बाबू जगदेव प्रसाद के विजन की बात कर रहा हूँ। 1885 में कांग्रेस बनी तो 100 साल में कम से कम उसमें लगभग 50-60 अध्यक्ष बदले, और एक समय तो ऐसा था कि 1 साल में बदले। सिख भी हुआ, ईसाई भी हुआ, पारसी भी हुआ, जैन भी हुआ, ब्राह्मण भी हुआ, ठाकुर भी हुआ, क्षत्रिय भी हुआ, उत्तर का भी, दक्षिण का भी, तमिलनाडु का भी, सब जगह का हुआ। लेकिन 47 के बाद नेहरू खानदान ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे भाई खत्म हो गई। खत्म होते होते समय लगा, क्योंकि उसके साथ स्वतंत्रता आंदोलन का एक जुड़ा हुआ था, लेकिन खत्म हो गई और खत्म हो जाएगा। बाबू जगदेव प्रसाद का यही विजन था कि अगर इस देश में आपको 90% की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, न्याय का, सम्मान का, हक और अधिकार का अगर आपको चिंता है, तो उस चिंता के लिए आपको एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी पड़ेगी, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तभी बन पाएगी जब पार्टी में लोकतंत्र होगा, और लोकतंत्र तभी होगा जब बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बदलाव हो। इस बदलाव के लिए कोई तैयार नहीं है, इस बदलाव के लिए कोई तैयार नहीं है। और तमाम लोग कह देते हैं कि भाई हमें राजनीति से मतलब नहीं। अरे भाई, राजनीति से मतलब नहीं तो इसका अर्थ हुआ कि आपको उत्तर प्रदेश के 5 साल में जो 40 लाख करोड़ का बजट है उसकी कोई चिंता नहीं, कहीं बढ़ जाए, और यहाँ भीख लेकर के, रसीद लेकर के हम लोग भीख मांगते। और 40 लाख करोड़, भारत सरकार का बजट कितना है? 60 लाख करोड़ का। कितना बजट है? और 5 साल में कितना खर्च करेंगे? 60 को 5 में कर दीजिए, 3 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ भारत सरकार इस इंटरनेट को। अगर आज हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी होती तो देश में हमारा प्रधानमंत्री भी होता 90% का, और एजेंडा संगठन का होना चाहिए, एजेंडा व्यक्ति का नहीं होना चाहिए।
हमारे घर पर एक वरिष्ठ नेता से बात हुई, मैं नाम नहीं लेना उपयुक्त समझूंगा। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं आप लोग तो कुशवाहा समाज, मौर्य समाज के लोग, शहरी समाज के लोग किसी को नेता ही नहीं मानना चाहते। अरे हमने कहा कि भाई साहब आप नेता बनना क्यों चाहते हैं, आप क्यों बनना चाहते हैं? आप एक पार्टी विकसित करिए ना, एक संगठन विकसित करिए। हम उसमें साथ में हैं, हम अपनी पार्टी का भी मर्जर कर देंगे, लेकिन हम आपको इतने साल लेता हूँ भाई, 3 साल मान ले, 5 साल मान ले, कितने समय तक के लिए मान ले। कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले मुख्यमंत्री तो हो गया कुशवाहा समाज का, फिर देखा जाएगा। तो हमने कहा आज तक जो मुख्यमंत्री हुए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़े हैं क्या? देश में कोई एक उदाहरण बता दो कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी सूबे का मुख्यमंत्री हुआ हो और फिर कहा कि भाई अब तीसरी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो लिए, मैं मुख्यमंत्री भी हो लिया, अब भैया मैं दोनों पद छोड़ता हूँ, आज आप दूसरे बिरादरी के लोग, दूसरे जगह के लोग नहीं छोड़ते। ये सब बकवास की बातें हैं। इसलिए नीति, सिद्धांत और नियम से राजनीति चलानी पड़ेगी। यही बाबू जगदेव प्रसाद ने तय किया था कि आपका विचारधारा भी समतावादी, मानवतावादी, प्रगतिशील होना चाहिए और आपकी पार्टी भी, उसमें भी समता होना चाहिए। आप बात को 90% भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपना पार्टी चला रहा है क्योंकि उसके पास 1000 करोड़ है और क्यों चला रहा है, या अपने अहंकार में चला रहा है, या अपनी मूर्खता में चला रहा है और बातें 90 की कर रहा है, बातें पिछड़ों की कर रहा है, बातें समाजवाद की कर रहा है, बातें बहुजन की कर रहा है। तो ये देश में नहीं चलेगा। और जितना जल्दी हो सके ये कुशवाहा और के शहरी समाज छेड़ जाए। हो सकता है यहाँ पे समाज के लोग भी बैठे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस देश में उत्तर भारत में 2 बड़ी जातियां आई थी। बाबू जगदेव प्रसाद को तो लोग भूल गए थे, उनकी राजनीति पर चर्चा भी नहीं होती। अभी भाई सुरेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे कि उनके शहादत दिवस पर पूरे दिल्ली में एक भी कार्यक्रम नहीं किया गया। ये पहला कार्यक्रम है जो भाई महावीर शैली के छत्र छाया में आपके बीच हो रहा है। ये गंभीरता है अपने महापुरुषों के प्रति। तो उत्तर भारत में आप ही हो जिनके पास बड़ा इतिहास है, बुद्ध का, अशोक का, चंद्रगुप्त का, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, बाबू जगदेव प्रसाद का, चंद्रशेखर चंद्रू का, तमाम ऐसे लोगों का इतिहास है। तो आप बड़ा दिल दिमाग करिए। लोग कहते हैं कि भाई हम लोकतांत्रिक पार्टी बना देंगे, हर जात बिरादरी का आदमी अध्यक्ष हो जाएगा, यादव तो अपना मुख्यमंत्री बनाता है, जाटव अपना मुख्यमंत्री बनाता है, कुशवाहा इतना पकड़ा है कि दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अरे आप जब दूसरे को मुख्यमंत्री बनाओगे तो आपके पास तो 12 सूबे हैं, कम से कम 12। किसी जात के पास है 12 सूबे, हमें बता दें। आप पंजाब में हो सकते हो मुख्यमंत्री, आप हरियाणा में हो सकते हो, आप राजस्थान में हो सकते हो, आप महाराष्ट्र में हो सकते हो, आप मध्य प्रदेश में हो सकते हो, आप झारखंड में हो सकते हो, आप बिहार में हो सकते हो, आप उत्तर प्रदेश में हो सकते हो, आप दिल्ली में भी मुख्यमंत्री हो सकते हो, कितनी जगह हो सकते हो। एक 2 जगह आप भी बने रहो, बाकी अन्य जातियों को भी लाने दीजिए। जब आपका बड़ा इतिहास रहा है, आपके महापुरुषों ने बड़ा दिल करके सबको जोड़ने का काम किया। बुद्ध ने धर्म दिया तो पूरे दुनिया के लिए दिया। चंद्रगुप्त ने कहीं अपने लिए मौर्य शब्द प्रयोग नहीं किया। अशोक के शिलालेखों में कहीं शाक्य और मौर्य शब्द का अपने लिए उसने नहीं प्रयोग किया। एक जगह भगवान बुद्ध के लिए शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग किया। ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला, आश्रम खोला, अनाथालय, विधवाओं के लिए आश्रम खोला, तो सिर्फ मालिक के लिए नहीं खोला, उन्होंने पूरे समाज के लिए खोला। बाबू जगदेव प्रसाद ने जब लड़ाई लड़ी तो 90% की लड़ाई लड़ी, और जब राजनीति की खड़ी की तो 90% की खड़ा की। और पार्टी के फ्रेंड, फिलासफर, गाइड, संविधान निर्माता, मिशनरी जो भी कह लीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद थे। लेकिन वो आज के इन दलित पिछड़ों की बात, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घटिया काम करते हैं, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, उन्होंने यादव को बनाया और दूसरी बार उन्होंने रामस्वरूप वर्मा को बनाया। और शायद ये दुर्भाग्य है
हम लोगों को कभी कभी चीजों का अध्ययन भी करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं इतिहास को समझ जाओगे तो अशोक हो जाओगे। अरे इतिहास को समझ करके भी अशोक नहीं हो सकते भाई, चंद्रगुप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कैसे सत्ता मिलेगी, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। तो बाबू जगदेव प्रसाद से जहाँ मान लीजिए गलती हुई, उन गलतियों पर भी चिंतन करना चाहिए। काशीराम की भांति हम लोगों को राजनीति खड़ी साइलेंटली करनी पड़ेगी, लोगों से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हमें आंदोलन में, हमें धरना में, हमें प्रदर्शन में, हमें जेल जाने की जरूरत नहीं है। बाबू जगदेव प्रसाद का समय अलग था। शायद अगर आप हमारे लोगों के बीच नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, जो हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते होंगे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसियों ने किस ढंग से इस देश में सामंती अत्याचारों का एक पूरा सिलसिला शुरू किया। और ब्राह्मण ठाकुर और बिहार के बुनियाद और उत्तर प्रदेश के भी किसी को सुकून से नहीं जीना देना चाहते थे। तो उस समय संघर्ष की स्थिति थी। आज वो स्थिति शायद देश में नहीं है, धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है। लेकिन अगर आप लोग तांत्रिक ढंग से इकट्ठे नहीं हुए एक झंडे में, एक बैनर में, हमारा ये कहना नहीं है कि संघर्ष पार्टी चले, हमारा ये कहना है कि देश के सारे बुद्धिजीवी बैठाएं, सबकी बातें सुने और हम कहते हैं भाई एक ही पार्टी में सब लोग रहें और कुशवाहा शुरू में हो जाए, शहरी हो जाए, कभी बिहार का हो, कभी कहीं का हो, और अन्य लोगों को भी पाल कश्यप प्रजापति, अनुसूचित जाति के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को आइए और आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे, आइए और आप दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके जैसे इन्होंने 3 तलाक का एक पास कर दिया, तुरंत लाला का तुरंत पास कर दिया कि नहीं।